वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब एक साथ हैं तो। गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट इस कहानी के राइटर हैं। ये कहानी एक 37 वर्षीय बिजनेसमैन की है। हिज 37 ईयर्स ओल्ड। हिज वाइफ नेम इज़ मेरी। उनकी वाइफ का नाम मेरी है और इनके 2 बच्चे हैं। ही हैज़ 2 सन्स। एक तो सुजैन जो कि डॉटर है 7 साल की, और एक जोनाथन जो कि सन है 6 साल के। तो ये फैमिली जो है एक वॉयेज करने जाती है, यानी कि एक समुद्री यात्रा स्टार्ट करती है जो कि 200 साल पहले कैप्टन कुक के द्वारा किया गया था। उसी वॉयेज को ये कॉपी करने जाते हैं, उसी वॉयेज को ये दोहराने जाते हैं। तो इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले हमें वर्ल्ड मैप को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एक समुद्री यात्रा है तो आपको कुछ जगह के नाम पता होना चाहिए। इसके अलावा जो अपनी एक जहाज़ बनवाते हैं जिसका नाम ये वेव वॉकर रखते हैं और इसे प्रोफेशनली बिल्ड करवाते हैं, तो उस वेव वॉकर को जानने से पहले आपको शिप के कुछ पार्ट समझने पड़ेंगे ताकि आप इस कहानी को बहुत ही अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप को समझते हैं और फिर उसके बाद शिप के जो पार्ट्स हैं वो समझ लेते हैं जो इस कहानी में यूज किए जाएंगे। देखिए ये है वर्ल्ड मैप और इस वर्ल्ड मैप में आपको रसिया दिख रहा होगा, चाइना दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा। यहाँ देखिए ये बीच में हमारा प्यारा भारत और इस तरफ ये यूके है। नीचे आपको साउथ अफ्रीका दिख रहा है, क्योंकि ये जो जर्नी है वो यूके से स्टार्ट होती है और साउथ अफ्रीका होते हुए इनको ऑस्ट्रेलिया जाना होता है। बट ये जो इंडियन ओशन दिख रहा है ना आपको बीच में, इसको रफेस्ट सी कहा जाता है, यानी कि बहुत ही मौसम यहाँ ख़राब होता है। सदर्न इंडियन ओशन आप इसको कह सकते हो। और बहुत ही सिचुएशन ख़राब हो जाती है जब ये अपनी वॉयेज के दौरान इस ओशन में पहुँचते हैं। तो इसीलिए इस कहानी का नाम भी रखा गया वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई व्हेन इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब एक साथ हैं तो। क्योंकि जब ये सदर्न इंडियन ओशन में पहुंचते हैं तो यहाँ सिचुएशन बहुत ही एडवर्स हो जाती है, बहुत ही इनके खिलाफ हो जाती है, और कैसे उससे ओवरकम करते हैं यही इस कहानी में दिया गया है। तो सबसे पहले हम कुछ मैप्स को टुकड़ों में बांट लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से मैं समझा पाऊँ कि इंग्लैंड में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से ये अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, साउथ अफ्रीका में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ये जाकर पहला पड़ाव अपना पूरा करते हैं, फिर साउथ अफ्रीका से जब ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि ये जो सदर्न इंडियन ओशन वाला पार्ट है, ये नीचे की तरफ जो आपको दिख रहा है ये पूरा, इससे होते हुए जब ये आते हैं तो यहाँ पे जब ये फंस जाते हैं, इनको समझ में नहीं आता कि अब हमें किधर जाना है, तो यहाँ पे एक आइलैंड ये इन्हें पता चलता है कि एक आइलैंड है सुई की नोक के बराबर, आइल एम्स्टर्डम, उसको ये खोजते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इस मैप को समझिए। देखिए ये है इंग्लैंड और इस तरफ आपको ये देखिए प्लाईमाउथ दिख रहा है, साउथ वेस्ट में आप कह सकते हो। यहाँ से ये अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। और यूके में, यूनाइटेड किंगडम में कुछ और भी बहुत फेमस जगह हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मैनचेस्टर आपको दिख रहा है, लिवरपूल दिख रहा है, इंग्लैंड आपको पता ही है, कैम्ब्रिज है, लंदन है, ऑक्सफोर्ड है, ब्रिस्टॉल है, कार्डिफ है, वेल्स है, साउथहैम्पटन है। तो यहाँ प्लाईमाउथ से ये अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और यहाँ से जाकर ये सीधे साउथ अफ्रीका में इस जगह पर, ये जो केप टाउन आपको दिख रहा है, नीचे आते हुए यहाँ पे रुकते हैं। केप टाउन में इनका पहला पड़ाव होता है और बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती है यहाँ तक कि वॉयेज में, यहाँ तक कि समुद्री यात्रा में। साउथ अफ्रीका में भी कुछ फेमस जगह हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि प्रिटोरिया, डर्बन, जोहान्सबर्ग, ब्लूमफेंटेन और भी बहुत सारे। अब ये केप टाउन से ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं जब उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होता है, इस तरफ, जहाँ उन्हें इंडियन ओशन से होकर जाना पड़ता है, जिसको आप सदर्न इंडियन ओशन कहेंगे, जो कि बहुत ही रफेस्ट सी मानी जाती है। मतलब यहाँ का मौसम बहुत ही एट्रोसियस होता है, बहुत ही ख़राब होता है और इसी डेटोरेटिंग वेदर का इनको सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो जब ये सदर्न इंडियन ओशन में आते हैं और इनको कुछ समझ में नहीं आता है, ये रास्ता भी भूल जाते हैं, इनको लगता है कि शायद अब हम अपनी ज़मीन पर नहीं पहुँच पाएंगे कभी, शायद हम मरने जाने वाले हैं, अब हम शायद अपनी लाइफ में बचेंगे भी नहीं। तब ये एक आइलैंड पता चलता है इनको मैप के थ्रू कि एक जगह पे एक आइलैंड है, इसी इंडियन ओशन के बीचों बीच एक आइलैंड है और वो है आइल एम्स्टर्डम। देखिए ये आइलैंड है सुई के नोक के बराबर, ये जो आपको आइलैंड दिख रहा है, इस तरह का आइलैंड इनको आइडिया लगता है कि है यहाँ पे, इसी को बस हमें पाना है। और फाइनली काफ़ी परेशानी के बाद, काफ़ी जो है मुश्किलों का सामना करते हुए ये इस आइलैंड को पाते हैं, यहाँ पे ये पहुँच जाते हैं और यहीं पर इनकी ये जो कहानी में वॉयेज है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। यानी कि जो समुद्री यात्रा है इसके आगे की कहानी नहीं है, यहीं तक की ये कहानी है जिसे हमें कवर करना है। तो आई होप कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि जर्नी कहाँ से कहाँ तक के लिए है।
ये देखिए फिर से मैं इस मैप को दिखाता हूँ कि यहाँ यूके प्लाईमाउथ से ये अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, साउथ अफ्रीका में केप टाउन पे आकर ये पहला पड़ाव कंप्लीट करते हैं, यहाँ से ईस्ट की तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ ये बढ़ते हैं, जिस समय इनको सदर्न इंडियन ओशन का सामना करना पड़ता है, मतलब इससे होकर जाना होता है, जहाँ पे मौसम बहुत ही एट्रोसियस, बहुत ही रफ होता है, बहुत ही ख़राब होता है, जिसकी वजह से इनकी शिप लगभग डूबने वाली ही होती है। और फिर यहीं पे ये एक आइलैंड को खोजते हैं जिसका नाम है आइल एम्स्टर्डम। ठीक है, अब चलिए हम समझ लेते हैं शिप के बारे में कि शिप के जो पार्ट्स हैं वो क्या क्या हैं जो आपको समझना पड़ेगा इस कहानी में, इस कहानी को पढ़ने से पहले। देखिए ये जो इमेज आपको दिख रही है इसमें एक शिप आपको दिखाई दे रही है, और शिप के जो सामने का हिस्सा होता है यानी कि जो फ्रंट पार्ट होता है उसको आप बो बोलते हो। ठीक है, और जो बैक पार्ट होता है यानी कि जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको आप स्टर्न बोलते हो। दो टर्म आपको पता चले। ये जो पोल दिख रहा है इसको मास्ट बोला जाता है, पूरा ऊपर तक ये जो जा रहा है इसको मास्ट बोलते हैं। और इसमें ये इस तरफ जो दिख रहा है ये जिब है, जिसको स्टॉर्म जिब भी बोला जाता है। नीचे आपको हल दिख रहा है और कील दिख रही है। इसके अलावा जहाज़ पे जो स्पेस होता है पूरा खड़ा होने का, जहाँ पे आप चलते हो, तो वो डेक बोला जाता है। ठीक है, और भी एक इमेज है, इस इमेज में देखिए आप एक बार फिर से जहाज़ के सामने वाले पार्ट को आप बो बोलोगे, पीछे वाले पार्ट को स्टर्न बोलोगे, नीचे हल है, कील है, पोल जो है वो मास्ट बोला जाएगा, जिब है। अब एक नया टर्म आपको इस इमेज में केवल देखने को मिल रहा है, फोर स्टे, जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो इस कहानी में यूज हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, बट इस स्टोरी में जो पार्ट्स यूज हुए हैं मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। फोर स्टे होता है जो बो से लेकर ऊपर मास्ट तक जो रस्सी लगी होती है उसको फोर स्टे बोला जाता है। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इस तरीके से आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा, आप और कहीं भी पढ़कर देख लीजिएगा। तो मैं पहले वो सारी बातें क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कहानी को स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। चलो ये देखो एक और इमेज है, फिर से वही सामने वाले पार्ट को आप बो बोलोगे, या फिर एक और नाम बोला जाता है वो होता है फोर। ठीक है, और पीछे वाले पार्ट को आप स्टर्न बोलते हो, या एक और नाम बोल सकते हो एफ्ट। तो ये एफ्ट वाला टर्म यूज हुआ है, इसीलिए मैंने ये इमेज ले रखी है। इसके अलावा इसमें दो नए टर्म आपको पता चलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जिस तरफ जहाज फेस होता है यानी कि जिस तरफ जहाज का मुंह होता है, यानी कि जिस तरफ जहाज की स्टीयरिंग होती है, उसके राइट साइड वाले पार्ट को आप स्टार बोर्ड बोलते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस कहानी में। और जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है वो पोर्ट बोला जाता है। ये किसी भी जहाज के लिए, किसी भी शिप के लिए है कि राइट साइड वाला पार्ट, राइट साइड कैसे डिसाइड करोगे, जिस तरफ आपने फेस किया हुआ है, जिस तरफ आप देख रहे हो उसके राइट साइड वाला पार्ट जो है स्टार बोर्ड है। आप देख रहे हो मीन्स जिस तरफ जहाज का फेस है, जहाज जो सामने की तरफ जा रहा है, तो उसके राइट साइड वाला पार्ट जो है स्टार बोर्ड है, और लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है वो पोर्ट है। ये जो ओपन डोर दिख रहा है इसको हैच बोला जाता है। जहाज में, शिप में नीचे जगह होती है जाने के लिए, आने के लिए या रहने के लिए, तो ये जो ऊपर वाला पूरा स्पेस है इसको डेक बोला जाएगा, और डेक पे ये जो दरवाजे खुलते हैं इनको हैच बोला जाता है। तो ये एक टर्म और ध्यान रखिएगा, इसको हैच बोला जाएगा। और ये और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको एंकर बोला जाता है। ये जहाज में पीछे की तरफ होता है, स्टर्न साइड में, और जब भी जहाज को कहीं रोकना होता है, शिप को कहीं रोकना होता है, तो वहाँ पे ये एंकर गिरा दिया जाता है। और जहाँ पे भी ये एंकर गिर जाएगा वो नीचे ज़मीन में फंस जाएगा, या फिर पानी में नीचे जाकर कहीं किसी गहराई में किसी पोजीशन पे वो फंस जाएगा। तो इससे जहाज़ की स्पीड कम हो जाती है, जहाज़ को स्पीड को रोका जा सकता है। जहाज़ को कहीं किनारे बंदरगाह पर लगाना हो तब भी इसका यूज किया जाता है। तो ये एंकर है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आप जहाज़ के सारे पार्ट समझ गए। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि सामने वाला पार्ट बो बोला जाता है या फो बोला जाता है। बैक साइड वाला पार्ट आप स्टर्न बोलते हो या एफ्ट बोलते हो। जहाज के जो सामने वाला पार्ट होता है यानी कि बो वाला जो पार्ट होता है उसके राइट साइड वाले पार्ट को स्टारबोर्ड साइड बोला जाता है, और लेफ्ट साइड वाले पार्ट को पोर्ट साइड बोला जाता है। जो मेन पोल होता है जो पूरा ऊपर तक जाता है उसे मास्ट बोला जाता है, और उस मेन पोल से जो रस्सी बो तक जाती है उसको फोर स्टे बोला जाता है। स्टॉर्म जिब होता है, डेक होता है, हैच जो डेक के ऊपर दरवाजे होते हैं छोटे छोटे जिससे नीचे जहाज में जाया जाता है उनको हैच बोला जाता है। तो ये बहुत सारे टर्म थे जो आप समझ गए होंगे, और इंट्रोडक्शन काफ़ी बड़ा हो गया इस चैप्टर का, लेकिन अब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजैन 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। हमने अपनी जो वॉयेज थी, सेट सेल का मतलब होता है टू स्टार्ट योर वॉयेज, समुद्री यात्रा शुरू करना। तो हमने जो अपनी समुद्री यात्रा शुरू की वो प्लाईमाउथ इंग्लैंड से शुरू करी
टू डुप्लीकेट, कॉपी करने के लिए, दोहराने के लिए द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज, जो कि पूरे वर्ल्ड के चारों तरफ की जो समुद्री यात्रा थी, विच इज मेड, ये मेड जो है एडजेक्टिव क्लॉज करके लिखा गया है, मेड 200 ईयर्स अर्लियर, जो 200 साल पहले की गई थी बाय कैप्टन जेम्स कुक। तो इस कहानी के जो नरेटर हैं उन्होंने अपने आप को आई से डिनोट किया इस पूरी कहानी में, और वो बताते हैं कि मैंने, मेरी वाइफ मैरी ने और मेरे 2 बच्चे, जोनाथन जो कि 6 साल का था और मेरी डॉटर जो कि सुजेन 7 साल की थी, हमने प्लाईमाउथ इंग्लैंड से ये जर्नी जो है स्टार्ट करी। और ये वो जर्नी थी जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। वॉयेज मतलब होता है समुद्री यात्रा। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एक लंबे समय के लिए, मेरी एंड आई, मैं कौन हूँ, 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन। अगर मेरी आप बात करते हो यानी कि नरेटर की बात करते हो तो वो 37 वर्षीय एक बिजनेसमैन है। हमने ये सपना देखा था ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, कि हम एक फेमस एक्सप्लोरर को फॉलो कर रहे हैं। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है किसी बड़ी घटना के बाद या किसी बड़ी घटना को फॉलो करते हुए। तो हमने ये सपना देखा था सेल करने का, और किसको फॉलो करते हुए, फेमस एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर का मतलब होता है जो नई नई जगहों पर जाकर ट्रेवल करता है, नई नई जगहों को खोजने के लिए, इन ऑर्डर टू सर्च सम न्यू प्लेसेस। एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, और पिछले 16 सालों से, फॉर पास्ट 16 ईयर्स, हमने अपना समय बिताया था, जो भी हमारा फुर्सत का क्षण था, वी हैड स्पेंट ऑल आवर लीजर टाइम, हमने अपना जो भी फुर्सत का क्षण था वो बिताया था क्या काम करने में, होनिंग आवर सी फारिंग स्किल्स। होन का मतलब होता है HONE, होन का मतलब होता है शार्पेन करना, तेज करना, या फिर कोई कौशल है, कोई स्किल है तो उसको बढ़िया करना। जैसे मैं टीचिंग के स्किल को होन कर रहा हूँ, तो होनिंग आवर सी फारिंग स्किल, जो सी से रिलेटेड स्किल्स थे, यानी कि नाव को, जहाज को लेकर समुद्र में जाना और उससे रिलेटेड जो भी स्किल्स चाहिए थे, उनको हमने पिछले 16 सालों में केवल शार्प किया था इन ब्रिटिश वाटर्स, यानी कि जो ब्रिटेन के आसपास की जो सी थी उसमें। तो आप समझ सकते हैं कि इस वॉयेज को स्टार्ट करने से पहले कितनी तैयारी की गई थी इन नरेटर के द्वारा, उनकी वाइफ के द्वारा और ये पूरी फैमिली के द्वारा। हमने एक अपना बोट भी बनवाया था, आवर बोट वेव वॉकर, अ 23 मीटर 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी हैड बिन प्रोफेशनली बिल्ट। जो हमारा बोट था वेव वॉकर, 23 मीटर और 30 टन का वुडन हल्ड। अब देखो वुडन हल्ड ब्यूटी जो लिखा हुआ है, हल आपको समझ में आ रहा होगा। इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा था और हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग भी लगा हो, बट एक बार अगर आपने वो 10 मिनट का इंट्रोडक्शन कवर कर लिया ना अच्छे से, तो आपको पूरी जो स्टोरी है वो इतनी आसान लगेगी, है ना। देखते जाओ कितनी आसानी से आप इस स्टोरी को समझते जाओगे। तो जो हमारा बोट वेव वॉकर था, जो कि 23 मीटर और 30 टन का वुडन हल ब्यूटी था, उसको प्रोफेशनली बनवाया गया था। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, हमने महीनों बिताए थे उसको फिट करने में और टेस्ट करने में, इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, जो भी खराब मौसम हम पा सकते थे उसमें। जो पहला चरण था, द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर जर्नी, जो हमारा पहला चरण था, लेग मतलब हमारा जो पहला पड़ाव था एक तरह से, ऑफ आवर प्लान, पहले से तैयार जो 3 साल की जर्नी थी, वो कितने किलोमीटर की थी, तो 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी जो थी वो बड़े ही प्लीजेंटली पास हुई, बहुत ही अच्छे से पास हुई। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जैसा कि हम वेस्ट कोस्ट से होते हुए अफ्रीका के केप टाउन तक पहुँचे। देयर, वहाँ पर, बिफोर हेडिंग ईस्ट, यानी कि जहाँ साउथ अफ्रीका था वहाँ से ईस्ट की ओर यानी कि ऑस्ट्रेलिया की ओर जाने से पहले, देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 क्रूमैन, 2 और नाविक लिए, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर। क्यों लिया? टू हेल्प अस, ताकि वो हमारी मदद कर सकते थे या कर सकें, टैकल करने में, मतलब यानी कि हैंडल करने में, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, जो वर्ल्ड की रफेस्ट सी होती हैं उनमें से एक जिस तरफ हम जा रहे थे, और वो क्या थी, द सदर्न इंडियन ओशन। पूरी मैप अगर आपने समझा होगा तो बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, ऑन आवर सेकेंड डे, और जो हमारा दूसरा दिन था, ऑन आवर सेकेंड डे, दूसरे दिन ऑफ केप टाउन में, वी बिगेन टू इनकाउंटर, हमने सामना करना शुरू कर दिया स्ट्रॉन्ग गेल्स का। स्ट्रॉन्ग गेल्स का मतलब होता है बहुत तेज चलने वाली हवाएं, यानी कि तूफान जैसे। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले कुछ हफ्तों के लिए, दे ब्लू कंटिन्यूसली, ये लगातार बहती रही। ब्लो की सेकेंड फॉर्म है ब्लू, ब्लो मतलब बहना। गेल्स डिड नॉट वरी मी, लेकिन ये जो तेज चलने वाली हवाएं थी, ये जो गेल्स थी, ये मुझे परेशान नहीं की। डिड नॉट वरी मी बट द साइज ऑफ द वेव्स, लेकिन इनके साथ साथ जो लहरों की साइज थी, वॉज अलार्मिंग, वो डराने वाली थी।
अप टू 15 मीटर्स, और वो कितनी थी, करीब करीब 15 मीटर की थी, एज हाई एज आवर मेन मास्ट। मास्ट आपको याद होगा जो मैंने बताया था जहाज पे जो पोल होता है, तो इतनी ऊंची लहरें हमारे तक आ रही थी। और ये देखकर जो है वो थोड़ा थ्रेटनिंग था, अलार्मिंग था, डराने वाला था। दिसंबर 25 दिसंबर फाउंड अस 35 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हमने अपने आप को केप टाउन से 3500 किलोमीटर ईस्ट में पाया। देखिए जो पहला पड़ाव था केप टाउन तक का, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, और अब हम केप टाउन से 3500 किलोमीटर ईस्ट में भी जो सदर्न इंडियन ओशन था उस तरफ आ चुके थे, उसमें हम प्रवेश कर चुके थे और हमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ना था। डेस्पाइट एट्रोसियस वेदर, बहुत ही, एट्रोसियस का मतलब होता है बहुत ही खराब, स्पेशली वेदर के लिए वर्ड यूज किया जाता है। डेस्पाइट मतलब के बावजूद, तो बहुत ही खराब मौसम के बावजूद वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री। हमारा जो हॉलीडे था वो बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि 25 दिसंबर को आपको पता ही होगा कि ब्रिटेन हुआ या फिर और भी जो ऑस्ट्रेलिया है या और जो जगह है, ये लोग 25 दिसंबर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। क्रिसमस ट्री के साथ हमने अपनी छुट्टी बिताई। न्यू ईयर्स डे और जो नए साल का दिन था, सॉ नो इम्प्रूवमेंट, उसने कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं देखा इन द वेदर, मौसम में। यानी कि 1 जनवरी की सुबह तक हमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था वेदर में, मौसम में। बट वी रीज़न, लेकिन हमने तर्क दिया, हमने कारण दिया दैट इट हैड टू चेंज सून, कि इसको बहुत जल्दी बदलना होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से मौसम खराब रहा है, तो बहुत जल्दी ये बदलेगा। एंड इट डिड चेंज, और ये बदला भी, लेकिन फॉर द वर्स, और भी खराब हो गया। मतलब हमने तर्क दिया था कि ये मौसम चेंज होगा और मौसम बदला भी, लेकिन मौसम बदलने के साथ ये नहीं कि वो सही हुआ। हमने तो कहा था कि मौसम बदलेगा, ये और ख़राब हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2, डॉन का मतलब भोर तड़के, तो जो सुबह सुबह 2 जनवरी थी उसकी सुबह सुबह, द वेव्स वर जाइगेंटिक, जो लहरें थी वो बहुत विशाल थी। जाइगेंटिक मतलब वेरी ह्यूज। वी वॉज सेलिंग विथ ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप, और हम केवल एक छोटी सी स्टॉर्म जिप के साथ सेल कर रहे थे, जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और फिर भी हम 8 नॉट्स की जो स्पीड थी वो मेंटेन किए हुए थे। अब ये नॉट क्या होता है, तो देखिए ये जो समुद्र में जब वेलोसिटी आपको मेजर करनी हो तो आप नॉट में करते हो। 1 नॉट इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर पर आवर, है ना, नियर अबाउट 1.8 कह सकते हो। तो 8 नॉट की स्पीड से हम वहाँ पे जा रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, और जैसा कि जो जहाज था हर वेव, हर लहर के टॉप पे जा रहा था, वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सी, जैसे जैसे जहाज, जैसे मान लो कोई लहर चल रही है और यहाँ पे जा रहा है, और फिर हम यहाँ से देखते थे कि आगे और भी लहरें फिर से आ रही हैं। तो एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसा कि जो जहाज था ईच वेव के टॉप पे जा रहा था, वी कुड सी, हम देख सकते थे, एंडलेस इनॉर्मस सी, कि न खत्म होने वाली बहुत बड़ी बड़ी, इनॉर्मस मतलब वेरी ह्यूज, जो बहुत बड़ी बड़ी लहरें थी, रोलिंग टूवर्ड्स अस, वो हमारी तरफ आ रही थी। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो विंड की चीख थी, स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना, तो जो बहुत तेज हवा चल रही थी उसकी जो चीख थी, उसकी जो आवाज़ थी, एंड स्प्रे, और जो फुहारे थे, जो पानी की बौछारें थी जो जहाज पे पड़ रही थी, वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, वो कानों को जो है बहुत ही पेन कर रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब हमें अच्छा नहीं लग रहा था, हमें डर लग रहा था कि कुछ बहुत ही ख़राब होने वाला है। टू स्लो द बोट, और बोट को धीमा करने के लिए, टू स्लो द बोट, बोट को धीमा करने के लिए, वी ड्रॉप डाउन द स्टॉर्म जिप, हमने स्टॉर्म जिप को गिरा दिया। एंड लैश अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और लैश का मतलब बांध दिया, ए हैविंग मूरिंग रोप, मूर का मतलब होता है जो एंकर आप गिराते हो ना, तो उसी को मूर करना बोलते हैं। मूर करने का मतलब होता है एंकर को गिरा देना, ताकि जहाज जो है वो धीमा हो जाए। कभी बीच समुद्र में ही अगर आपको जहाज को धीमा करना हो या फिर किनारे पे करना हो, तो आप ये जो एंकर गिराते हो उसी को बोलते हैं मूर करना। तो हमने जो है लैश कर दिया, बांध दिया, ए हैविंग मूरिंग रोप इन अ लूप, लूप मतलब ऐसे गोल गोल करके, अक्रॉस द स्टर्न, जहाज के पीछे वाले हिस्से में। देन वी डबल लैश एवरीथिंग, और फिर उसके बाद हमने हर चीज़ 2 बार बांध दी। डबल लैश का मतलब 2 बार बांध दी हर चीज़। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच लाइफ लाइन्स, डोन ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। लाइफ राफ्ट ड्रिल क्या होता है? लाइफ राफ्ट का मतलब होता है एक तरह से रबर का जहाज, है ना, रबर जिसमें आप इन्फ्लेटेड मटेरियल होता है एक तरह से, आप उसमें हवा भर के और पानी में तैर सकते हो। लाइफ लाइन एक प्रकार की रस्सी होती है, जब आप डूब रहे होते हो तो जहाज से वो रस्सी फेंक कर आपको निकाला जा सकता है, आपको बचाया जा सकता है, रेस्क्यू किया जा सकता है। ऑयल स्किन एक प्रकार का कपड़ा होता है जो कि वाटर प्रूफ होता है। डोन का मतलब होता है पहनना, DON, डॉन मतलब पहनना, उसकी सेकेंड फॉर्म है डॉन्ट। लाइफ जैकेट्स यानी कि वो लाइफ जैकेट्स जिनको पहनकर आप डूबोगे नहीं। तो हमने क्या किया कि हर चीज़ों को डबल लैश कर लिया। वी डबल लैश एवरीथिंग, हमने हर चीज़ों को 2 बार बांध लिया, और जो भी लाइफ राफ्ट ड्रिल था या लाइफ लाइन्स थी या ऑयल स्किन्स था या लाइफ जैकेट था, इन सब के साथ अपने आप को तैयार कर लिया एंड वेटेड, और इंतज़ार किया।
जो पहला इंडिकेशन था, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, जो पहला इंडिकेशन था आसन्न खतरा का, इम्पेंडिंग मतलब आसन्न, मतलब बिल्कुल आने ही वाला था, जो उसका पहला संकेत था, केम एट अबाउट 6 PM, वो लगभग 6 बजे आया। क्योंकि हम लोग को पहले ही लगने लगा था कि कुछ बहुत ही खराब होने वाला है, जिस तरह का मौसम हो चुका था, जिस तरह की सिचुएशन थी। विथ एन ओमिनस साइलेंस, ओमिनस साइलेंस का मतलब होता है एक ऐसी चुप्पी, ओमिनस का मतलब कुछ बुरा होने का संकेत देने वाला, बहुत ही ओमिनस साइन है तो बहुत ही बुरा होने वाला है ऐसा संकेत। तो उस ओमिनस साइलेंस के साथ लगभग 6 बजे हमें पहला संकेत मिला। बहुत एक अजीब सी शांति हुई थी। द विंड ड्रॉप, हवा जो है वो एकदम से रुक गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, और जो आसमान था वो एकदम से डार्क हो गया, बहुत ही अंधेरा हो गया, अंधेरा छा गया। ग्रो की सेकंड फॉर्म है ग्रीव। देन केम अ ग्रोइंग रोर, और एकदम से बढ़ती हुई आवाज़, ग्रोइंग मतलब बढ़ती हुई, रोर यानी कि गर्जन जो थी वो हमें सुनाई दी। एंड एन इनॉमस क्लाउड, इनॉमस मतलब बहुत ही ह्यूज, क्लाउड जो था वो टावर, वो एकदम से खड़ा हो गया एफ्ट ऑफ द शिप। एफ्ट का मतलब वही स्टर्न को ही एफ्ट बोलते हो, तो पीछे की तरफ, शिप के पीछे की तरफ, जैसे मान लो ये जहाज है तो इसके पीछे की तरफ खूब बड़ा सा क्लाउड, बहुत ही बड़ा क्लाउड जो है, बहुत ही इनॉमस क्लाउड हमें दिखाई देने लगा। बट दैट वॉज नॉट द केस, लेकिन ये केस नहीं था। विथ हॉरर, पूरे डर के साथ, आई रियलाइज, मैंने रियलाइज किया दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, कि ये क्लाउड था ही नहीं, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, बल्कि वो एक लहर थी जो मैंने आज तक ऐसी पहले कभी लहर नहीं देखी थी, जो जहाज के पीछे से दिख रही थी मुझे आती हुई, ठीक है ना, ये लहर जो थी वो पीछे से आती हुई दिख रही थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, और ये बिल्कुल वर्टिकल हमें दिखाई दी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकल वो लहर जो थी हमारे जहाज के पीछे वाले हिस्से में हमें दिखाई दी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और लगभग दोगुनी, ऑलमोस्ट ट्वाइस जो हाइट होती है अन्य वेव्स की, जो अन्य लहरें थी उससे दोगुनी थी। विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब चोटी, ब्रेकिंग मतलब टूटती हुई, फ्राइटफुल मतलब डराने वाली, और बहुत ही डराने वाली टूटती हुई चोटी की तरह, कि मतलब वो ऐसा लग रहा था कि वो जो लहरें थी जो शिप के एकदम बिल्कुल पीछे की तरफ ऐसे बढ़ती आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि लहरें टूट जाएंगी और हमारे ऊपर गिर जाएंगी। जो रोर था, जो गर्जन था, वो किस में बदल गया? थंडर में बदल गया। थंडर मतलब अब बिजली भी कड़कने लगी, तो अब जो आवाज़ हो रही थी दैट इज कॉल्ड थंडर। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव अप द फेस ऑफ द वेव। जैसे ही जो स्टर्न था वो लहरों के तरफ जा रहा था, लहरों के फेस की तरफ जा रहा था। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट, मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम इस पे पार पा जाएंगे। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, लेकिन तभी एक शानदार एक्सप्लोजन हुआ, बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन। ट्रिमेंडस मतलब एक्सट्रीमली, एक्सट्रीम बहुत ही ज़्यादा बड़ा, ग्रेट जिसको आप कहते हो। और ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उसने डेक को हिला के रख दिया। शुक द डेक, क्या हुआ कि जब हमने ये देखा कि ये जो हमारी शिप है और ये जो लहर जो हमें दिख रही थी, हमें लगा कि शायद हम इसकी चोटी के ऊपर जाके पार कर जाएंगे। ये हमारी जहाज़ जो थी, स्टर्न वाला जो हिस्सा था वो इसके ऊपर से आके पार कर जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और वो जो हमारे डेक था जहाज का, उसको हिलाकर उसने रख दिया। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर, एक जो धारा थी, बहुत प्रचंड धारा थी, ग्रीन और वाइट वाटर की, ब्रोक ओवर द शिप, वो जहाज पर टूट पड़ी। एंड माई हेड स्मैश इन टू द व्हील, और मेरा जो सर था वो व्हील से टकराया। आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मैं बिल्कुल अवेयर था, मुझे बिल्कुल पता था कि मैं उड़ते हुए ओवरबोर्ड के ऊपर से गया, यानी कि जहाज के ऊपर से उड़ते हुआ गया। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और लहरों के नीचे डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड, मैंने स्वीकार किया, माई अप्रोचिंग डेथ, अपने पास आने वाली मौत को। मैंने मान लिया कि अब मेरी मौत हो रही है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसा कि मैं अपनी जो चेतना थी उसको खो रहा था, यानी कि मैं बेहोश हो रहा था। लूजिंग कॉन्शियसनेस का मतलब हो गया कि मैं बेहोश हो रहा था। आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैंने काफ़ी हद तक अपने आप को पीसफुल पाया। देखो इसका मतलब ये है कि अब मैं मर रहा था। देखो जब भी अभी आप 12th में एक चैप्टर पढ़ोगे डीप वाटर, तो वहाँ भी ये सिचुएशन आपको दिखाया जाएगा कि जब कोई आदमी पानी में डूबता है ना, कोई भी व्यक्ति पानी में डूबता है, और जब वो पूरी तरह से हिम्मत हार चुका होता है तो उसे लगता है कि सब कुछ शांत हो रहा है, एकदम सब कुछ पीसफुल है। तो वही इनको भी लग रहा है, नरेटर को भी लग रहा है कि मैं अपनी चेतना खो रहा था, यानी कि मैं बेहोश हो रहा था और मुझे काफ़ी कुछ पीसफुल लग रहा था, कुछ शांत लग रहा था। अनएक्सपेक्टेडली, और अचानक से, माई हेड पॉप आउट ऑफ द वाटर, मेरा जो सर था वो पानी से एकदम से बाहर आया। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ ही मीटर की दूरी पर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, वेव वॉकर लगभग डूब रहा था। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल,
और जो उसका मास्ट था वो लगभग हॉरिजॉन्टल था। आप सोचिए ये जो पोल था वो कैसा होता है, वर्टिकल होता है जहाज पे, और वो कैसा हो गया था, हॉरिजॉन्टल, यानी कि लहरों पानी के साथ वो बिल्कुल तैर रहा था। देन अ वेव हर्ल हर अपराइट, और तभी एक लहर ने उसको धकेल कर सीधा कर दिया। हर्ल का मतलब होता है टू थ्रो। माई लाइफ लाइन, और जो मेरी जो रस्सी थी लाइफ लाइन वाली, जर्क आउट, वो झटके के साथ थोड़ी टाइट हो गई। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स, और मैंने, गार्ड रेल्स मतलब होता है कि एक तरह से जहाज के किनारे वाला हिस्सा होता है, उसको पकड़ लिया। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल थ्रू द एयर इन टू वेव वॉकर्स मेन बूम, और हवा से होते हुए ही, सेल थ्रू द एयर, हवा में होते हुए ही वेव वॉकर के मेन बूम, बूम का भी मतलब एक प्रकार की रस्सी हुई, वहां पे चलाया। सब्सीक्वेंट वेव्स, और जो बाद की लहरें थी, टॉस मी अराउंड द डेक, उसने मुझे डेक के ऊपर फेंक दिया, लाइक अ रैग डॉल। रैग डॉल का मतलब हो गया कोई पुराने कपड़ों वाली जो गुड़िया होती है उस तरह से। रैग मतलब बहुत ही फटे पुराने कपड़े, तो ऐसा लगता है कोई पुरानी गुड़िया है, उस तरह से उठा के मुझे डेक के ऊपर फेंक दिया लहरों ने। माई लेफ्ट रीब्स क्रैक, और जो मेरी दाई पसली थी वो टूट गई। माई माउथ फिल्ड विथ ब्लड, मेरा मुंह जो था वो खून से भर गया। एंड ब्रोकन टिथ, और टूटे हुए दांत। सम हाउ, किसी तरीके से, आई फाउंड द व्हील, मैंने व्हील को पाया। लाइन अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, और जो स्टर्न था यानी कि जहाज का पीछे वाला हिस्सा था उसको तैयार किया अगली वेव के लिए। एंड हंग ऑन, और इंतजार किया। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी हर जगह। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैं फील कर सकता था कि जहाज के नीचे पानी आ चुका था। बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं व्हील को छोड़कर इन्वेस्टिगेट के लिए जाऊं, पता करने जाऊं कि कहाँ पानी है, किस तरफ से पानी आ रहा है। सडनली, अचानक से, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, जो फ्रंट हैच था वो एकदम से खुला। मैरी अपीयर्ड, और मेरी वहाँ पे सामने आई। वी वर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। द डेक्स आर स्मैश, डेक जो है वो टूट गए हैं। द डेक्स आर स्मैश, वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम पूरी तरह से पानी से भर गए हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया कि व्हील को पकड़ो। एज आई स्क्रैम्बल फॉर द हैच, मैं हैच के लिए बड़ी मुश्किल से बढ़ा। स्क्रैम्बल का मतलब था बड़ी मुश्किल से आगे जाना। हैच आपको अभी बताया था, डेक के ऊपर जो दरवाजा बना होता है जिससे जहाज के आप नीचे जा पाते हो। लैरी एंड हर्ब वो पंपिंग लाइक मैडमैन, और लैरी और हर्ब जो थे वो पागलों की तरह पंपिंग कर रहे थे, लगातार वो पंपिंग किए जा रहे थे, पानी बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर, टिम्बर का मतलब होता है एक लकड़ी के जो तख्ते बने होते हैं तो उनको टिम्बर कहा जाता है ना, फटके जिनको बोल सकते हो। तो टूटे हुए जो टिम्बर थे, हंग एट क्रेजी एंगल्स, वो बड़े ही अजीब एंगल्स पे लटके हुए थे। द होल स्टारबोर्ड साइड, स्टारबोर्ड साइड याद आ रहा है कि जहाज का जो सामने का हिस्सा होता है उसके राइट साइड को आप स्टारबोर्ड साइड बोलते हो। बल्ज इनवर्ड, वो अंदर की तरफ फूल गया था। बल्ज मतलब फूलना, इनवर्ड्स मतलब अंदर की तरफ। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉस अबाउट इन डीप वाटर, और जो कपड़े थे, जो बर्तन के सामान थे, और जो चार्ट्स थे, जो टिन्स थे, और जो टॉयज थे, वो सब गहरे पानी में तैर रहे थे क्योंकि पूरे जहाज में पानी भर गया था, और ये सारी चीज़ें आसपास उसी में तैर रही थी जो भी हमने प्लास्टिक की बोतल या कुछ और चीज़ें फेंकी थी। आई हाफ स्वैम, मैं आधा तैरा। हाफ क्रॉल, आधा रेंगा। इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, बच्चों के केबिन में पहुंचने के लिए। आर यू ऑल राइट, क्या तुम सब सही हो? आई आस्क, मैंने पूछा। यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, और उन्होंने ऊपर वाले बिस्तर से, बंक मतलब एक तरह से बिस्तर होता है जो जहाज में बना होता है सोने के लिए, तो ऊपर वाले बिस्तर से उन्होंने जवाब दिया, हाँ हम बिल्कुल ठीक है। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन जो मेरा सर है वो थोड़ा बहुत दुख रहा है। माई हेड हर्ट्स अ बिट, मेरा जो सर है वो थोड़ा बहुत दुख रहा है। सेड सू ने कहा, पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज, और दिखाते हुए कि उसकी आंख के ऊपर एक बहुत बड़ा बम्प बन चुका है, यानी कि उसकी आंख जो है वो स्वेल कर गई थी, सूज गई थी। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, और मेरे पास समय नहीं था कि मैं उन फूले हुए सर के लिए टाइम दूँ, मतलब मैं चिंतित हूँ या परेशान हूँ कि सू का जो सर है वो फूल चुका है। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, हथौड़ा, पेंच और कैनवास मतलब फैब्रिक का कपड़ा जिससे आप, जैसे टेंट वेंट जो बनाते हैं ना, आप देखते हो कि लोग टेंट लगा लेते हैं तो वो फैब्रिक का कपड़ा होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है ना, तो वो कैनवास बोला गया है। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवास, आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, मैं वापस से किसी तरह डेक पे आया। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश ओपन, और जो स्टारबोर्ड साइड था वो पूरी तरह से टूटकर खुल गया था। बैश ओपन मतलब टूटकर खुल गया। वी वर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, हम पानी ले रहे थे जब हर बार लहरें जो है उसके ऊपर आकर गिर रही थी। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर्स, और यदि मैं कोई रिपेयर नहीं करता,
वी वुड श्योरली सिंक, हम निश्चित तौर पर डूब जाते हैं। यदि मैं कोई रिपेयर नहीं कर पाया, बहुत जल्दी मैंने कोई रिपेयर नहीं किया, तो हम निश्चित तौर पे बहुत जल्दी ही डूब जाते। वी वुड श्योरली सिंक। समहाउ, किसी तरह से, आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, मैंने किसी तरह से कैनवास को क्या किया, फैला दिया, स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच, और सिक्योर किया कि वाटर प्रूफ हैच हो चुका है, यानी कि जो हैच थे उन पे मैंने उसको बिछा दिया था। कवर अक्रॉस द गेपिंग होल्स, और जो भी डेक के ऊपर होल्स बने थे, बड़े बड़े होल्स बने थे, उनके ऊपर कवर कर दिया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, अभी भी कुछ पानी जो है वो नीचे की तरफ जा रहा था, बट मोस्ट ऑफ इट, लेकिन ज़्यादातर, वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, वो साइड की तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया जा रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अरोज, और भी ज़्यादा समस्याएं आ गई। व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स, अभी क्या था कि जहाज़ में पूरा पानी भर गया था, तो जो भी जैसे टिन, टॉयज़ या फिर बॉटल्स या और भी जो भी कुछ फालतू की जो चीज़ें थी, कूड़ा करकट था, वो पूरा सब तैर रहा था वहाँ पे। और जब हम पंप के थ्रू पानी निकाल रहे थे तो वो पंप हमारा ब्लॉक कर गया, क्योंकि वहाँ पे कूड़ा करकट जाकर फंस गया, ब्लॉक कर गया। मोर प्रॉब्लम्स अरोज, और भी ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो गई। व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक, जब हमारे हैंड पंप्स ने ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया विद द डेब्रिस, डेब्रिस मतलब मलबा, यानी कि ये जो कूड़ा करकट था पूरा, फ्लोटिंग अराउंड द केबिन, जो कि केबिन के आसपास तैर रहा था। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और इलेक्ट्रिक पंप क्या कर गया, शॉर्ट सर्किट कर गया। द वाटर लेवल रोज थ्रिटेंगली, जो वाटर लेवल था वो बड़े ही डरावने तरीके से बढ़ा। बैक ऑन डेक, डेक पे वापस आकर आई फाउंड, मैंने पाया दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन रेंच ओवरबोर्ड। स्पेयर मतलब एक्स्ट्रा, मान लो मैं आपसे कहूँ आपके पास एक्स्ट्रा पेन है क्या, तो यानी कि आपके पास एक स्पेयर पेन है क्या। स्पेयर का एक दूसरा भी मतलब होता है, आई विल नॉट स्पेयर यू, तो मैं आपको बख्शूंगा नहीं, तो ये स्पेयर वर्ब हो गया, अभी स्पेयर एडजेक्टिव है। तो आई फाउंड, मैंने पाया दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स, कि जो हमारे 2 एक्स्ट्रा हैंड पंप्स थे, हैड बीन रेंच ओवरबोर्ड, वो टूट कर जहाज के ऊपर ही पड़े थे। अलॉन्ग विद द 4 स्टे सेल, वही जो मेन मास्ट की जो रस्सी थी वो 4 स्टे सेल बोला जा रहा है, जिब, डिंगीज, छोटे नाव, एंड मेन एंकर, इन सब के साथ वो ओवरबोर्ड यानी कि जहाज के ऊपर ही टूट कर पड़ा हुआ था। देन आई रिमेंबर, और तब मुझे याद आया, वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, कि चार्ट रूम फ्लोर के नीचे जो है एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पंप है हमारे पास। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, और मैंने इसको बाहर जाने वाली पाइप से कनेक्ट किया। एंड वॉज थैंकफुल, और बहुत ही शुक्रगुजार हुआ कि टू फाइंड दैट इट वर्क, कि ये काम करने लगा। दैट नाइट ड्रैग ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टेयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, और वो जो पूरी रात थी वो बीती किस तरह से, न ख़त्म होने वाली बहुत ही कड़वाहट वाली ठंड के साथ जो हमारा रूटीन रहा पंपिंग का, पानी निकालने का, स्टीयरिंग का, जहाज को संभालने का, और रेडियो के साथ काम करने का, पूरी रात हम यही करते रहे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स। व्हाट डू मीन बाय मेडे कॉल्स? एक तरह का इंटरनेशनल कॉल्स होता है, जब भी आप अपनी डायरेक्शन या कुछ मतलब पूरी तरह से मुसीबत में हो, तो वहाँ पे आप किसको कॉल करोगे, तो किसको कॉल करोगे, तो ये होती है मेडे कॉल्स, जिसमें आप इंटरनेशनल कॉल्स आपको दी जाती है, जिससे आप हेल्प मांग सकते हो और आपको हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है। लेकिन हमें उससे भी कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था वहाँ पे उस मेडे कॉल का, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, लेकिन ये सरप्राइजिंग नहीं था। इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में, यानी कि ये जो दूर दराज का जो क्षेत्र था, कॉर्नर था इस पूरे वर्ल्ड का, इसमें हम उम्मीद भी कर रहे थे कि हमसे कोई बहुत ज़्यादा मदद मिल नहीं पाएगी। सू का जो सर था, सूज हैड सोलन अलार्मिंगली, वो काफ़ी अलार्मिंगली मतलब बहुत ही भयानक तरीके से सूज गया था। सी हैड 2 एनॉर्मस ब्लैक आइज, और उसकी 2 बड़ी बड़ी आंखें हो गई थी, इनॉर्मस और ब्लैक आइज मतलब काले कलर की। एंड नाउ, क्योंकि इसको चोट लगी थी बहुत ज़्यादा, तो उसकी आंखें जो है वो सूज गई थी। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म, और अब उसने एक डीप कट भी दिखाया अपने हाथों पर। व्हेन आई आस्क, जब मैंने उससे पूछा, वाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज, कि क्यों उसने इससे पहले अपनी इंजरीज के बारे में नहीं बताया, बिफोर दिस, इससे पहले। सी रिप्लाइड, उसने कहा, आई डिड नॉट वॉन्ट यू टू वरी यू, आई डिड नॉट वॉन्ट टू वरी यू, मैं नहीं चाहती थी कि आपको परेशान करूँ। व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप प्रयास कर रहे थे हम सबको बचाने का। तो इससे पता चलता है कि ये जो छोटी बच्ची है सुजैन, वो कितनी समझदार है, कि उसे चोट लगी हुई है फिर भी वो देख रही है कि हम सब बहुत मुसीबत में हैं, तो इसलिए उस टाइम पे वो अपने फादर को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती है, सिर्फ इतना ही कहती है कि थोड़ा बहुत मेरे सर में चोट आया है। लेकिन एक्चुअल में उसके साथ साथ एक डीप कट था उसके हाथ पर, और
इस बात को उसने बिल्कुल भी अपने फादर से नहीं बताया। चलो आगे देखो। बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3, यानी कि 3 जनवरी की जो सुबह थी उस समय तक द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस। जो पंप था उसने वाटर लेवल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर दिया था हमारे लिए, टू टेक 2 आवर्स रेस्ट, कि हम 2 घंटे का रेस्ट ले सके इन रोटेशन। मतलब पंप ने इतना पानी कंट्रोल कर दिया था कि हम कम से कम 2-2 घंटे का रेस्ट ले पाए रोटेशन में, कभी मैं, कभी मैरी, कभी हमारे जो 2 क्रूमैन थे वो लोग। बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा लीक था समवेयर बिलो, कहीं ना कहीं नीचे द वाटर लाइन में। एंड ऑन चेक करने पे आई फाउंड, मैंने पाया दैट नियरली ऑल द बोट्स, लगभग सभी जो बोट की मेन रिब फ्रेम थी, यानी कि नीचे की जो फ्रेम्स थी, वर स्मैश, वो टूट गई थी डाउन टू द कील तक, यानी कि जो नीचे की जो फ्रेम बनी होती है जहाज में वो टूट गई थी टू द कील आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग में दिखाया था मैंने। इनफैक्ट वास्तव में देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन। और वास्तव में अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़ होल्ड नहीं कर रही थी, देयर वॉज नथिंग, कुछ नहीं था वहाँ पे होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल, वो जो पूरा स्टारबोर्ड साइड जो था, वो जो हल था उसको होल्ड करने के लिए, एक्सेप्ट सिवाय किस चीज़ के, अ फ्यू कपबोर्ड पार्टीशन, कुछ लकड़ी के जो टुकड़े थे उन्हीं की हेल्प से वो पड़ा हुआ था, वो लटका हुआ था। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, और हम 15 घंटे तक सर्वाइव कर चुके थे जब से कि वेव ने हिट किया था। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वेव वॉकर इतना ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता था, हमारे लिए पर्याप्त होल्ड नहीं कर सकता था कि वो हमें ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचा दे। इतने ज़्यादा टाइम तक वेव वॉकर हमारा साथ नहीं दे सकता था, वो टूट चुका था, जहाज़ जो है डैमेज हो चुका था, बहुत सारी चीज़ें उसमें ख़राब हो गई थी इसकी वजह से। आई चेक आवर चार्ट्स, मैंने अपना चार्ट चेक किया, कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। और ये मैंने कैलकुलेट किया कि 2 छोटे आइलैंड जो है कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी पर ईस्ट में हैं। वन ऑफ देम, और उनमें से एक, आइल एम्स्टर्डम, वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। उनमें से एक जो था वो था आइल एम्स्टर्डम, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। वहाँ पे जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे वो उन्होंने अपना कैंप या बेस बना रखा है, और ये अभी भी है। आपको अभी मैंने दिखाया भी था मैप में कि एक आइलैंड है जिसको आइल एम्स्टर्डम कहा जाता है, और ये फ्रेंच साइंटिफिक बेस के नाम से जाना जाता है। आवर ओनली होप वॉज, जो हमारी एकमात्र उम्मीद थी वो ये थी, टू रीच दिस पिन प्रिक्स, कि हम इन सुई की नोक के बराबर जो आइलैंड थे उन पे पहुंच जाएं इन द वास्ट ओशन। वास्ट का अगेन मतलब क्या हो गया, बहुत बड़ा। ये जो खूब विशाल ओशन था, जो समुद्र था, उसमें ये जो छोटा सा सुई की नोक की बराबर जो आइलैंड था उस तक हम बस किसी तरह से पहुंच जाए, क्योंकि हमें पता था अब हम ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच सकते। तो जो सदर्न इंडियन ओशन था जहां हम फंस गए थे, अब उसमें किसी तरह अगर इस आइलैंड को हम खोज लेते हैं, सर्च कर लेते हैं और यहाँ पहुँच जाते हैं तो हम बच जाएंगे, नहीं तो फिर हमारे लिए बचना मुश्किल होगा। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड होस्ट सेल। लेकिन कब तक हम ये काम नहीं कर सकते थे, जब तक कि जो विंड थी और जो लहरें थी वो अबेट ना कर जाए। अबेट का मतलब होता है धीमे होना। मेरा गुस्सा अबेट कर गया, जब मैंने डिस्प्रिन खाया तो मेरा सरदर्द अबेट कर गया, तो कम होना, धीरे धीरे कम होना। तो ये जो हवा तेज चल रही थी और लहरें चल रही थी वो जब तक अबेट नहीं हो सकती थी, ताकि हम अपने सेल का मतलब होता है फैब्रिक, जो जैसे मास्ट होता है, जिब आपने देखा था, वो भी एक फैब्रिक का ही कपड़ा होता है, पाल हिंदी में इसको बोलते हैं, वही सेल है। ताकि हम अपने सेल को क्या कर सके, होस्ट कर सके, फहरा सके। आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडेड, हालांकि हमारी जो चांसेस थे वो बहुत ही कम दिखे। द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। ऑक्सिलरी वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, तो जो बहुत बड़ी वेव थी, लहरें थी, उसने क्या कर दिया, हमारी जो एक सहायक इंजन था उसको भी क्या कर दिया, खराब कर दिया। ऑन जनवरी 4, यानी कि 4 जनवरी की जो सुबह थी, आफ्टर 36 आवर ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, 36 घंटे की लगातार पंपिंग के बाद, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। हम केवल अब कुछ ही सेंटीमीटर्स पानी तक रह गए थे, मतलब कुछ ही सेंटीमीटर्स पानी अब जहाज में रह गया था। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन। अब हमें केवल वो पेस बनाए रखना था इस बात के संग कि पानी अभी भी अंदर आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। हम मेन मास्ट पे कोई सेल नहीं लगा सकते थे, कोई पाल नहीं खोल सकते थे।
प्रेशर ऑन द रिगिंग, रिगिंग होता है जो मास्ट को रस्सी पकड़े होती है जहाज से, उसको रिगिंग बोलते हैं। तो मास्ट को सपोर्ट करने वाली, द रोप दैट सपोर्ट्स मास्ट। तो प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। वो जो डैमेज सेक्शन था, स्टारबोर्ड साइड था जो डैमेज हो गया था, हल साइड वाला, हल की तरफ, वो उसको पूरा किनारे कर देती, निकाल देती, अगर उस पर रिगिंग पे प्रेशर बनता तो। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप, इसलिए हमने स्टॉर्म जिप को क्या किया, होस्ट कर दिया, फहरा दिया। एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड वर, और उस तरफ चल पड़े जिधर मैंने सोचा कि 2 आइलैंड थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। मैरी ने कुछ भुना हुआ बीफ पाया और क्रैकर बिस्किट्स थे, और हमने 2 दिन में, लगभग 2 दिन में अपना पहला मील खाया। बट आवर रेस्पाइट, जो लेकिन हमारी राहत थी, वो शॉर्ट लिव, वो टेम्पररी थी, थोड़े समय की थी। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, फिर से जो काले बादल थे हमारे पीछे बनने लगे। विद इन द आवर, और घंटे में ही, द विंड वॉज बैक टू 40 knots, जो हवा की गति थी वो फिर से 40 knot की हो गई। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और जो लहरें थी वो फिर से बड़ी हो गई। द वेदर कंटिन्यू टू डेट्रियोरेट थ्रू आउट द नाइट, और पूरे रात के दौरान जो मौसम है वो ख़राब होता रहा। डेट्रियोरेट, आप हेल्थ जब डाउन होता है तब भी यूज कर सकते हो कि मेरी हालत, मेरी जो हेल्थ है वो डेट्रियोरेट कर गई, यानी कि बहुत ख़राब हो गई। मौसम बहुत डेट्रियोरेट करता रहा, पूरे रात के दौरान ख़राब होता रहा। एंड बाई डॉन, यानी कि सुबह तक, ऑन January 5 जनवरी की सुबह तक, आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, हमारी जो स्थिति थी वो फिर से बहुत ही डेस्परेट हो गई, निराश हो गई, हताश हो गई। When I went in to comfort the children, और जब मैं अंदर गया बच्चों को कंफर्ट करने के लिए, थोड़ा सांत्वना देने के लिए, जॉन ने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं। यू कैन इमेजिन कि आपका बेटा जब आपसे ये पूछ रहा हो किसी ऐसी सिचुएशन में जब आप फंस चुके हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, और तब आपका बेटा आपसे ये क्वेश्चन करता है कि डैडी क्या हम मरने जा रहे हैं, क्या हम इस सिचुएशन से निकल नहीं पाएंगे। आई ट्राई टू अश्योर हिम, मैंने उसे सुनिश्चित करने का प्रयास किया, दैट वी कुड मेक इट, हम इसको बना लेंगे, मतलब हम इससे निकल जाएंगे। बट डैडी, ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अब देखिए यहाँ पे जो दिखाया गया है कि वो बच्चा भी कितना समझदार है। जैसे सुजैन ने अभी थोड़ी देर पहले अपने परेशानियों को नहीं बताया था, जो जोनाथन था उसे भी देखिए अभी 6 साल का बच्चा है और वो किस तरह की बातें कर रहा है कि लेकिन डैडी, ही वेंट ऑन, उसने जारी रखा, हम मरने से नहीं डरते, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ हैं तो, यू, मम्मी, सू एंड आई। ये होता है एक फैमिली की जो बॉन्डिंग होती है। जब कोई भी, इसीलिए कहते हैं कि जब कोई परेशानी आती है तो पूरा परिवार जब एक साथ खड़ा होता है तो कितनी भी बड़ी परेशानी हो वो उससे पार पा लेते हैं। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विथ विच टू रिस्पॉन्ड, कि मैं उससे रिस्पॉन्ड करता, उससे उसको रिप्लाई करता। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड, लेकिन मैंने बच्चों का केबिन छोड़ दिया इस बात के साथ कि मैंने अपने आप को डिटरमाइन भी कर लिया कि मैं लड़ूंगा उस सी से, उन लहरों से जो भी मेरे पास हैं, विथ एवरीथिंग आई हैड, टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, और उस कमजोर स्टारबोर्ड साइड को बचाने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू का मतलब होता है खींचना एक तरह से, तो मैंने निश्चय किया कि उसको खींच दूंगा विद द अनडैमेज पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स। जो अनडैमेज पोर्ट है, पोर्ट कौन सा साइड होता है, लेफ्ट साइड, और राइट साइड क्या होता है, स्टारबोर्ड साइड। तो जो पोर्ट साइड था अनडैमेज, जो कि टूटा हुआ नहीं था, वो सही था, उससे ले जाकर उसको बांध दूंगा जो कि आने वाली लहरों को फेस कर रहा था। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, कमजोर टूटा हुआ जो स्टारबोर्ड साइड था उसको बचाने के लिए आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया कि मैं उसको बांध दूंगा। हीव का मतलब होता है खींचना एक तरह से, तो उसको खींच कर बांध दूंगा, किससे, अनडैमेज पोर्ट हल से, जो कि अनडैमेज पोर्ट था यानी कि जो लेफ्ट साइड वाला था उससे बांध दूंगा जो कि फेस कर रहा था आने वाली लहरों को। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज सी एंकर ऑफ हैवी नाइलॉन रोप एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन, इस्तेमाल करते हुए, और कैसे बांधूंगा, यूजिंग, इस्तेमाल करते हुए, इम्प्रोवाइज का मतलब होता है जो भी आपके पास है उस टाइम पे उससे मिलाकर आप बनाकर जो कुछ तैयार कर लेते हो, तो वो एक इम्प्रोवाइज करना होता है। तो इम्प्रोवाइज सी एंकर तैयार की गई उस समय जो सी एंकर थी, ऑफ हैवी नाइलॉन रोप, भारी नाइलॉन रस्सी की, और 2 22 लीटर के प्लास्टिक के बैरल से पैराफिन के, बैरल का मतलब होता है गैलन, है ना, बड़े बड़े जो गैलन होते हैं, तो वो 2 गैलन और नायलॉन की जो रस्सी थी हैवी, उससे मैंने इम्प्रोवाइज करके कुछ तैयार करके मैंने जो स्टारबोर्ड साइड था उसको पोर्ट वाले साइड से हीव किया, मतलब एक तरह खींच कर बांध दिया। दैट इवनिंग,
उस शाम मेरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, हम मेरी और मैं जो है वो बैठ गए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, जो टूटे हुए प्लैंक्स थे, यानी कि जो डेक पे जो टूटे हुए प्लैंक थे, लकड़ी के जो फट्टे थे एक तरह से, उनसे पानी लगातार आ रहा था। उस शाम मैरी और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बैठे हुए थे, और जो शिप की मोशन थी, गति थी, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेकर आ रहा था। मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, टूटे हुए प्लैंक से। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, और हम दोनों ने ये फील किया कि अब जो अंत है वो बहुत पास है, बहुत समीप है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन जो वेव वॉकर था वो तूफान से बाहर निकल आया। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और 6 जनवरी की जो सुबह थी, विद द विंड ईजिंग, जो हवा थी वो धीमी हो गई इस बात के साथ। आई ट्राइड टू गेट अ रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सटेंट? सेक्सटेंट एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप अपना डिस्टेंस और एंगल कैलकुलेट कर पाओगे जब आप सी में या फिर बीच समुद्र में कहीं पे होगे तो ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है टू मेज़र द एंगल एंड डिस्टेंस, एंगल और डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। तो मैंने प्रयास किया सेक्सटेंट पे रीडिंग को पढ़ने का, कि मतलब हम कहाँ पे हैं, किस जगह पे हैं। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्क ऑन विंड स्पीड। चार्ट रूम में आकर मैंने विंड स्पीड पर काम किया कि कितनी विंड स्पीड है, क्या चेंज ऑफ कोर्सेज हैं, चेंजेस ऑफ कोर्स क्या है, मतलब रास्तों का बदलाव क्या है, ड्रिफ्ट क्या है, करेंट क्या है, मतलब बहाव क्या है, धारा क्या है। इन एन एफर्ट, इस प्रयास में, टू कैलकुलेट किया जा सके आवर पोजीशन, इन सब को देखते हुए कि हम अपनी पोजीशन को कैलकुलेट कर पाए। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में कितने अच्छे से आपको समझा दिया था, तो वही बातें यहाँ लिखी गई है। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, जो सबसे अच्छा मैं डिटरमाइन कर सकता था वो ये था कि वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन, हम करीब करीब 1,50,000 किलोमीटर के ओशन में ढूंढ रहे थे करीब करीब 65 किलोमीटर का वाइड आइलैंड। तो इमेजिन करिए कि क्या सिचुएशन होगी उस टाइम पे, कितना मुश्किल होगा कि 1,50,000 किलोमीटर के वाइड ओशन में आप 65 किलोमीटर का, 65 किलोमीटर का एक आइलैंड ढूंढ रहे हो। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं ये सोच रहा था, सू मूविंग पेनफुली ज्वाइन मी, सू जो है थोड़ा सा दर्द के साथ मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी सोलन, और जो लेफ्ट साइड था उसके सर का वो काफ़ी सूज गया था। एंड हर ब्लैक एन आई नैरो टू स्लिट्स, और जो उसकी ब्लैक एन आई थी, जो काली आंखें थी, वो पतली होकर स्लिट हो गई थी। स्लिट मतलब होता है ऐसे एकदम बिल्कुल एक रेखा की तरह दिखना, बिल्कुल एक लाइन की तरह, एक डीप कट की तरह दिखना। सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड, और उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया था। अब फिर से देखिए कि कितनी बहादुरी दिखा रहे हैं ये बच्चे और बच्चियां। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मेरी एंड मी विद द वर्ड्स, ऊपर ही उसने मेरी और मेरी कैरिकेचर बना रखी थी। मेरी की और मेरी, मतलब जो 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन है। कैरिकेचर मतलब होता है एक व्यंग टाइप का, एक हास्य टाइप का कार्टूनी चित्र बनाना। हियर आर सम फनी पीपल, यहाँ पे कुछ फनी लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये आपको हंसाते हैं? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं तो बहुत ज़्यादा हंसती हूँ। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और अंदर एक मैसेज था, ओह हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, आप दोनों को। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू, ये कार्ड है आप दोनों को थैंक यू बोलने के लिए। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा ही होगा। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, किसी तरह से हमको अब करना ही होगा। दैट शोज, ये दिखाता है कि जब सिचुएशन बहुत ख़राब हो तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हमें उस टाइम पे अपने आप को किसी तरह से जो स्ट्रेस है उसको ईज़ करना चाहिए, उसको कम करना चाहिए। तो ये तरीका था, चाहे वो जोनाथन हो चाहे वो सू हो, ये इस तरीके से जो भी स्ट्रेस था, जो भी सिचुएशन थोड़ी सी बहुत ही पैनिक हो गई थी, उसको ये कम करने का प्रयास कर रहे थे। और ये कितना, सोचिए आप, कितनी करेज वाली बात है कि उस टाइम पे भी कोई इस तरह से कैरिकेचर्स ड्रॉ कर रहा है और अपने फादर को लाकर दिखा रहा है कि ये आपके लिए एक कार्ड है, आप इसे देख सकते हैं। आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने चेक किया और रीचेक किया अपने कैलकुलेशन को। वी हैड लॉस्ट आवर मेन मास्ट, वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हमने अपना मेन कंपास खो दिया था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, और मैं वो एक्स्ट्रा वाला यूज़ कर रहा था, विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो कि मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए करेक्ट नहीं किया गया था। मतलब उस पर अगर मैग्नेटिक कोई वेरिएशन होगा तो वो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा।
आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, और मैंने इस बात के लिए जगह दी, अलाउंस दी मतलब मैंने इस बात को अपने दिमाग में रखा कि ये कंपास जो मेरे पास है इसमें मैग्नेटिक वेरिएशन हम नहीं देख पाएंगे। एंड अनदर एस्टिमेट, और एक और आकलन किया, ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स, जो पश्चिमी करेंट्स थी उनके प्रभाव का, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, जो इस वाले हिस्से में इंडियन ओशन के बहती हैं, विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। अबाउट 10 PM, करीब करीब 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पे गया, एंड आस्क लैरी, और लैरी से कहा टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री, कि वो 185 डिग्री पे जो है वो रास्ता घुमा दे, स्टीयर करे। इफ़ वी वर लकी, और यदि हम लकी होंगे, आई टोल्ड हिम विथ अ कन्विक्शन, मैंने उसको कन्विक्शन के साथ कहा, आई डिड नॉट फील दैट, जिसको कि मैंने फील नहीं किया कि ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, कि वो उम्मीद कर सकता है उस आइलैंड को 5 बजे तक देखने का। मैंने तो उससे कह दिया कि 185 डिग्री पर तुम 185 डिग्री पर इसको स्टीयर करो, इसको घुमा दो, और अगर हम लकी हुए तो शायद शाम तक हम पहुंच जाएंगे उस आइलैंड पे। लेकिन मैंने ये फील नहीं किया कि उसको किसी तरह की उम्मीद थी कि हम 5 बजे तक पहुंच पाएंगे। देन विथ अ हैवी हर्ट, और फिर उदास मन के साथ, देन विथ अ हैवी हर्ट आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया, क्लाइम ऑन माई बंक, अपने बिस्तर पे चढ़ा, और एन अमेजिंगली, और बड़े ही आश्चर्य की बात थी, डोज ऑफ, सो गया। व्हेन आई वोक इट वॉज 6 PM, जब मैं जगा तो ये 6 बज रहा था, एंड ग्रोइंग डार्क, और काफ़ी अंधेरा हो गया था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, मैं जानता था कि हमने निश्चित तौर पर आइलैंड को खो दिया था, क्योंकि मैंने 5 बजे की बात कही थी और 6 बज रहा था। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और जिस तरह से सेल हमारे पास बची थी, वो पाल हमारे पास बचे थे, वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स, हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि हम ये जो पश्चिमी हवाएं चल रही थी इसको बीट कर पाएंगे, इसका सामना कर पाएंगे और आगे जा पाएंगे। एट दैट मोमेंट, उसी पल, अ टसल हेड, टसल हेड मतलब अस्त व्यस्त बालों वाला, टसल का मतलब होता है बालों को अस्त व्यस्त कर देना, तो टसल हेड का मतलब अस्त व्यस्त बालों वाला, अपीयर्ड बाई माई बंक, वो मेरे बिस्तर के पास प्रकट हुआ। वो कौन था? वो था जोनाथन। कैन आई हैव अ हक, क्या मैं एक हक कर सकता हूँ, आपको गले लगा सकता हूँ? जोनाथन आस्क, जोनाथन ने पूछा। सू वॉज राइट बिहाइंड हिम, और सू ठीक उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग हग नाउ, मैं क्यों एक हग इस समय करूँ? आई आस्क, मैंने पूछा। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप पूरे इस वर्ल्ड में बेस्ट डैडी हो, सबसे अच्छे पिता हो। एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, और सबसे अच्छे कैप्टन भी मेरे बच्चे ने रिप्लाई किया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, लेकिन आज नहीं जॉन, मैं डरा हुआ हूँ। वाई, यू मस्ट बी, क्यों? आपको निश्चित तौर पे हक करना चाहिए। एंड सू सेड, सू ने कहा इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, काफ़ी दृढ़ता के साथ, काफ़ी सच्चाई के साथ। यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड पा लिया। वॉट, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, क्या बात कर रहे हो? इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वो रहा वो सामने हमारे, इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस। दे कोरस, कोरस मतलब एक साथ चिल्लाना। एज बिग एज अ बैटल शिप, उतना ही बड़ा जितना कि बैटल शिप, युद्ध में लड़ने वाला जो जहाज होता है उसको बैटल शिप, युद्धपोत बोला जाता है। और जब भी एज और लाइक से आप कंपेयर करोगे तो दैट इज कॉल्ड सिमली। आई रश ऑन डेक, मैं डेक पे भागा। एंड गेज, और घूरा विथ रिलीफ, इस राहत के साथ, एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, जो बहुत क्लियर आउटलाइन, जो सीमा रेखा दिख रही थी आइल एम्स्टर्डम की, उसको मैंने बहुत ध्यान से देखा। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ये बहुत ही छोटा टुकड़ा, ब्लीक बहुत ही छोटा पीस था वॉल्केनिक चट्टानों का। विथ लिटिल वेजिटेशन, और थोड़ा बहुत वहाँ पे हरियाली थी, वेजिटेशन था। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, सबसे खूबसूरत आइलैंड इस पूरे वर्ल्ड में। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हम उस रात के लिए एंकर किए। वी एंकर ऑफ शोर फॉर द नाइट, ऑफ शोर मतलब थोड़ा सा दूर, एकदम बिल्कुल पानी में नहीं, लेकिन फिर भी किनारे से थोड़ा दूर हमने वहाँ पे लंगर डाल दिया, यानी कि एंकर नीचे गिरा दिया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स, टोटल 28 लोग वहाँ पे थे। इनहेबिटेंट मतलब निवासी, उस फ्रेंच साइंटिफिक बेस पे। 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर एज दे हेल्प अस अशोर, अशोर मतलब अब किनारे लेते हैं, यानी कि लैंड पर लेते हैं। तो उन्होंने काफ़ी चीयर किया, काफ़ी प्रसन्नता के साथ हमारा स्वागत किया, हमारी मदद की हमें किनारे लाने पे। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, और एक बार फिर से ज़मीन हमारे पैरों के नीचे थी, मेरे पैरों के नीचे थी। माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, मेरे विचार लैरी और हर्बी से मतलब उनको सोच कर भर गए। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, कितने प्रसन्नचित्त, चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, बहुत ही भयानक स्ट्रेस में भी। एंड ऑफ मैरी, और मैरी हु स्टे एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशल आवर्स,
जो पूरे उस महत्वपूर्ण घंटों के दौरान व्हील पर बनी रही, जब मैंने कहा था कि तुम इसको संभालो और मैं आगे जा रहा हूँ। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ ए 7-year-old गर्ल, यानी कि जो मेरी बच्ची थी सुजैन 7 साल की, हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो नहीं चाहती थी कि हम परेशान हो उसके सर की इंजरी को लेकर, which subsequently took 6 minor operation to remove a recurring blood clot between skin and skull, जिसने बाद में subsequently मतलब बाद में लिया 6 छोटे मोटे ऑपरेशन उस रिमूव करने के लिए, क्योंकि बार बार ब्लड क्लॉटिंग हो रही थी वहाँ पे। रिकरिंग मतलब बार बार ब्लड क्लॉट हो रहा था वहाँ पे, ब्लड के खून के थक्के बन रहे थे बिटवीन स्किन एंड स्कल के। तो ये ब्रैकेट में बताया गया कि वो छोटी मोटी इंजरी नहीं थी, आप सोच सकते हैं छोटे मोटे 6 ऑपरेशन भी करने पड़ गए थे, लेकिन उसने हमें कभी नहीं चाहा कि वो हमें परेशान करे उस हेड इंजरी को लेकर। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय, और उस 6 साल के बच्चे के लिए, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से नहीं डरता, यानी कि जो मरने से नहीं डर रहा था, जिसने बोला था कि डैड हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और हम इस कितनी भी ख़राब सिचुएशन हो, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो ये कहानी थी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, और आई होप कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही टफ चैप्टर था ये, लेकिन मैंने बहुत ही कोशिश किया कि बहुत ही अच्छे ढंग से मैं आपको समझाऊं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।